यह लड़ाकू पायलटों के बीच एक परंपरा रही है कि वे अपनी वायुमय क्षमता को अपने विमानों पर चिह्नित करके प्रदर्शित करते हैं, जो उनकी शत्रु विमानों पर विजय को सूचित करते हैं। अक्सर इन चिन्हों ने झंडों के रूप में रूप लिया है, जो उनके पराजित प्रतिद्वंद्वी के देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण उत्तरी अमेरिकी P-51D मस्तांग होगा, जिसे पहली लेफ्टिनेंट कर्टिस ने उड़ाया, जिन्होंने युद्ध के दोनों रंगमंचों में सेवा की, जहां उन्होंने वायु युद्ध की कला में अत्यंत कुशलता साबित की। कर्टिस के विमान पर 7 जर्मन स्वास्तिक, एक इतालवी झंडा, एक जापानी झंडा और अजीब बात यह कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका का झंडा दिखाई देता था। यह एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी है कि कैसे एक U-बोट पायलट ने जानबूझकर एक अमेरिकी C-47 स्काईट्रेन परिवहन को मार गिराया ताकि उस पर सवार सभी लोगों की जान बचा सके। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। लुइस एडवर्ड कर्टिस का जन्म 2 नवंबर 1919 को फोर्ट वेन, इंडियाना में हुआ था। पर्ल हार्बर पर हमले की खबर आने पर पर्ड्यू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे उन्होंने अन्य कई करोड़ युवा अमेरिकियों की तरह देश की जरूरत के समय में सैन्य सेवा के लिए साइन अप किया। यूएस में शामिल होना। कर्टिस ने आर्मी एयर फोर्स में शामिल होने के बाद पायलट प्रशिक्षण लिया और लॉकहीड P-38 लाइटनिंग पर योग्यता प्राप्त की। उन्हें 95 फाइटर स्क्वाड्रन 82nd फाइटर ग्रुप में नियुक्त किया गया। अप्रैल 1933 के अंत में उत्तरी अफ्रीका पहुंचने पर कर्टिस और उनके साथी खुद को लड़ाई के बीच में पाए, जबकि जर्मन लुफ्टवाफे ने निराशाजनक रूप से सहयोगियों को रोकने की कोशिश की, जो फील्ड मार्शल रोमेल की अफ्रीका कोर्स की सहयोगी वायु शक्ति सहित जान निकाल रहे थे। चीजों को अनपैक करते ही 30 अप्रैल 1933 को उन्होंने अपने P-38 लाइटनिंग में उड़ान भरी और पहली बार युद्ध में शामिल हुए। उत्तर पूर्वी ट्यूनीशिया के कैटबोन के ऊपर उड़ते समय उनकी उड़ान पर मेसर्समिट BF 109 विमानों के एक समूह ने हमला किया। लड़ाई शुरू होते ही कर्टिस ने देखा कि एक 09 उनकी लाइटनिंग के सामने से गुजर रहा है और वे उसे मारने ही वाले थे। बाद में कार्रवाई का वर्णन करते हुए उन्होंने समझाया, 109 मेरी दृष्टि के एक 45 डिग्री कोण पर आ रहा था, बाएं होकर गुजर रहा था। मैंने बाएं रूडर मारकर उसे नीचे उतारा। लगभग 300 यार्ड के भीतर और 30 डिग्री विचलन पर मैंने एक लंबा झोंका छोड़ा। मैं उसकी नाक पर अपने निशान देख सकता था। मैंने 100 यार्ड पर टूट गया और उस 109 के सामने से गुजर गया, जो नाक के ऊपर झुक गया और सीधा वहां चला गया। एक बड़ा छपाक और एक ओवल श्वेत फेन का घेरा था। लड़ाई अभी दूर थी। मेसेरस्मिट्स के गिरने के बाद कर्टिस उनसे मिलने लौट आए, भले ही वे अपनी उड़ान से अलग हो गए थे, और उन्होंने एक और लाइटनिंग को देखा जिसका पीछा 3109 ने किया। उन्होंने मुझे नहीं देखा था और मैंने दाहिने हाथ के प्लेन को झटका दिया। 109 पीछे रह गया था, जो दोनों कसी हुई व्यवस्था में उड़ रहे थे। मेरे ट्रेसर्स उसमें लग गए, काले और सफेद धुएं निकले और वह सीधा चला गया। लाइटनिंग पर हमला जारी रखने से शेष जर्मन पायलटों को पता नहीं चला कि उन्होंने साथी को पीछे छोड़ दिया है, और वे लाइटनिंग पर गोलीबारी करते रहे, जिससे कर्टिस को पीछे मुड़ने का मौका मिला। मैंने नेता पर 30 डिग्री का विचलन शॉट लिया, 20 डिग्री तक बंद करते हुए और लगभग 350 मील प्रति घंटा की गति बनाते हुए। 109 में आग लगी, विस्फोट हुआ और पानी में गिर गया। दूसरा 109 P-38 में सीसा डाल रहा था। मैं उसकी पूंछ के पास पहुंचा, झपटा, चूक गया और 109 घर की ओर निकल गया। दुर्भाग्यवश इस अविश्वसनीय प्रयास के बावजूद दूसरा P-38 लाइटनिंग ने जर्मन हमले से इतना अधिक क्षति उठाई थी कि वह भी समुद्र में गिर गया और अब कर्टिस खुद मुसीबत में थे। लंबी टांगों वाले P-38 ने लड़ाई में बहुत ईंधन खर्च किया था और अब उसके पास बेस तक पहुंचने का ईंधन नहीं था। उसे एक सूखे नदी के बिस्तर में उतरना पड़ा, जहां उसे ईंधन और स्टील प्लैंकिंग के साथ इंजीनियरों का इंतजार करना पड़ा ताकि वह सुरक्षित रूप से उड़ान भर सके। इस आग की बपतिस्मा के बाद कर्टिस ने अपने P-38G को गुड डेविल के नाम से सजाया और उसके सिर के ऊपर हेलो के साथ लूसीफर की नोज आर्ट फीचर की।
मई 13, 1943 में रोममेल की अफ्रीका कॉर्प्स को समर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन कर्टिस और उनके साथी उड़ान भरने वालों के लिए कोई रोक नहीं थी, क्योंकि अब उन्होंने अपनी दृष्टि मेडिटेरेनियन के पार और जर्मन दक्षिणी सहयोगी इटली पर सेट कर दी थी। 19 मई को 88 लड़ाकू समूह को बमबारी से लौट रहे उत्तरी अमेरिकी B-25 मिशेल बम वर्षकों की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया, जिनका 8 मेसरश्मिट विमानों द्वारा उत्साहपूर्वक पीछा किया जा रहा था। कर्टिस ने बताया कि उनके नेता ने पहले विमान की पूंछ से एक मी-109 का पीछा किया और एक अन्य विमान लगभग 30 डिग्री के कोण पर आ गया। मैंने उसे गिरा दिया। हम फिर से हमले का शिकार हुए और सभी उलझन में थे। तीनों एमीज ने पीछे से तेजी और जोर से हमला कर दिया। कर्टिस ने उनकी आक्रामक प्रकृति प्रदर्शित करते हुए उन पर हमला कर दिया। उनकी पहली गोली निशाना चूकी, लेकिन दूसरी ने सटीक लगाया। जर्मन लड़ाकू विमान को .50 कैलिबर की गोलियों से भर दिया गया, उसे घातक रूप से घायल किया और भूमध्य सागर में गिरा दिया गया। इन अतिरिक्त विजयों के साथ वह अब एकेस थे। 1963 की गर्मी के दौरान तेजी से उड़ान भरते हुए जून की 24वीं तारीख को उन्होंने एक इतालवी किल को एक और एस्कॉर्ट मिशन में जोड़ा और एक सप्ताह बाद ही उन्होंने एक BF-109 को क्षतिग्रस्त किया, जब वे सिसिली में सहयोगी उतराई के लिए ऊपरी कवर उड़ा रहे थे, जिसके बाद उन्हें विशिष्ट उड़ान क्रॉस से सम्मानित किया गया था। उनके पुरस्कार के लिए उद्धरण में लिखा था कि उन्होंने दुश्मन को ढूंढने और उसे नष्ट करने के लिए जिस कुशल और उत्साही ढंग से काम किया, उनकी कर्तव्य निष्ठा और साहस सभी परिस्थितियों में उनके साथी उड़ान भरने वालों के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। इन अवसरों पर उनके कार्य स्वयं और अमेरिकी सशस्त्र बलों पर सर्वाधिक श्रेय देते हैं। किंतु दुर्भाग्य से भाग्य लुइस कर्टिस के प्रति क्रूर साबित हुआ। 27 अगस्त 1933 को जब कर्टिस और उनके साथी अमेरिकी पायलट इटली के बेनेवेंटो के लिए एक B-25 बमबारी मिशन की एस्कॉर्ट कर रहे थे, उन्हें नेपल्स के पास 50 से अधिक एक्सिस लड़ाकू विमानों के हमले का सामना करना पड़ा। उड़ान के दौरान कर्टिस ने 2 और जर्मन योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन उनकी लाइटनिंग विमान दुश्मन की गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हो गया। शुरू में उनके साथियों को कर्टिस के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उनका विमान आखिरी बार तट के पास युद्ध में दिखा था। एस्थर, उनकी मां, को लगभग यकीन था कि उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गया था। उसका शरीर भूमध्य सागर में खो गया। कर्टिस ने अपने विमान को सलेर्नो से दक्षिण में लगभग 10 मील दूर एक समुद्र तट पर उतारा। यह जानते हुए कि वहां बचाव नहीं था, उन्होंने जल्दी से अपने प्रिय P-38 को नष्ट करना शुरू किया, ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगे, इससे पहले कि एक्सिस सेनाएं उन्हें गिरफ्तार कर लें। कर्टिस और अन्य कैदियों को रोम के पास एक पूर्व मठ में भेजा गया था, लेकिन एक सप्ताह बाद वह भागने में शामिल हो गया बाहर। दुखद रूप से कर्टिस और अन्य जल्द ही फिर से पकड़े गए, परंतु उनमें से एक लेफ्टिनेंट एडवर्ड जे हाईलैंड सहयोगी रेखाओं के लिए भागे और अन्य भागने वालों के नाम दिए, जिससे कर्टिस के परिजनों को उसके जीवित होने का पता चला। एक फिसलने वाले ग्राहक साबित होने के बाद कर्टिस को इटली के एक अत्यंत सुरक्षित शिविर में डाल दिया गया। फिर भी उसे और अन्य कैदियों को महसूस हुआ कि उनके इतालवी रखवालों के साथ कुछ गड़बड़ थी। शिविर में 4 दिन बाद कर्टिस को बताया गया कि इतालवी ने सहयोगियों के साथ संधि की और उन्हें जर्मनों के हवाले करने का आदेश दिया। फाशीवाद से मोहभंग होने के बाद इतालवी गार्डों ने शिविर से भागने में कर्टिस समेत कई लोगों की मदद की और उनमें से कुछ को हथियार भी दिए। कर्टिस और शिविर के अन्य लोग लगभग 8 महीने तक ग्रामीण इलाकों में घूमते रहे, सहयोगी सेनाओं की दक्षिण से हमले को देखते हुए। वे जर्मन पेट्रोल से बचते, भोजन की तलाश करते, गुफाओं में सोते और यहां तक कि फांसीवाद विरोधी पार्टीशन के साथ काम भी करते रहे। फिर 27 मई 1944 को उसके प्रारंभिक पकड़े जाने के 9 महीने बाद वह एक बकरी के पिंजरे में छिपा था जब उसने दूर गोलीबारी की आवाज सुनी। इस जांच के लिए बाहर जाते समय उसे ब्रिटिश 8वीं सेना के उन्नत तत्वों को पास में देखकर खुशी हुई और वह जल्द ही फोर्ट वेन में एक सच्चे हीरो के रूप में स्वागत के लिए घर रवाना हुआ। आकाश में वापस जाने और लड़ाई में वापस लौटने के लिए उत्साहित
उसकी पूर्व युद्धबंदी की स्थिति ने उसे यूरोप में वापस जाने से रोक दिया। डर था कि अगर वह फिर गिराया जाता तो उसकी मदद करने वाले दलों और नागरिक समूहों का जोखिम बढ़ जाएगा यदि वह यातना में टूट गया तो। इसलिए तय हुआ कि उसे प्रशांत रंगमंच पर भेजा जाए ताकि वह साम्राज्यवादी जापान के विरुद्ध युद्ध लड़ सके। दृश्य के बदलाव के साथ साथ स्थानांतरण ने उसे ट्विन इंजन वाले P-38 लाइटनिंग को छोड़कर उत्कृष्ट नॉर्थ अमेरिकन P-51D मस्तांग को उड़ाने का निर्णय लिया, जिसे कई लोगों ने आकाश की कैडिलैक माना। कर्टिस ने यूएस 5th एयर फोर्स के 3rd एयर कमांडो ग्रुप के 4th फाइटर स्क्वाड्रन के साथ जनवरी 1945 में फिलीपींस पहुंचकर उड़ान भरी। एक महीने बाद कर्टिस ने एक जापानी रेकी विमान मित्सुबिशी काइफोर 6, जिसे सहयोगियों ने डाइनर कहा, को रोकने के लिए उड़ान भरी। डाइनर्स विमानों को नीचे गिराना बहुत कठिन था। वे 20,000 फीट की ऊंचाई पर 643.74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते थे, जबकि कर्टिस का मस्तांग सबसे अच्छी स्थिति में सिर्फ 64.37 किलोमीटर प्रति घंटा की ओवरटेक क्षमता रखता था। फिर भी कुशल कुर्दिश ने रेकी विमान को भागने नहीं दिया और उसे अपनी 650 कैलिबर मशीन गन से मार गिराया। इससे उन्हें न केवल 9वां विजय मिला, बल्कि यह उन्हें उस प्रतिष्ठित समूह में शामिल होने की योग्यता भी दिलाई जिसमें केवल 3 पायलट थे जिन्होंने युद्ध में जर्मन, इटालियन और जापानी विमानों को मार गिराया था। एक तिगुना अक्षयस अपने उत्सव के हिस्से के रूप में वह और उनके साथी स्थानीय नर्सों की एक समूह की संगति का आनंद लेते हुए रात बिताते हैं। फरवरी 1945 में कुर्दिश ने फॉर्मोसा द्वीप के लिए 4 मस्तांगों की 643.74 किलोमीटर दूर हथियार खुफिया मिशन की उड़ान का नेतृत्व किया। उनका उद्देश्य एक नए जापानी हवाई अड्डे की खोज करना था जो संभवतः द्वीप पर था, लेकिन प्रयास विफल रहा। इसलिए वे फॉर्मोसा जलडमरुमध्य में बतान द्वीप के ऊपर से गुजरते हुए घर लौटे। वहां स्थिति शीघ्र ही जटिल हो गई। उन्होंने अचानक एक जापानी हवाई अड्डे को देखा और जापानी पायलटों को रोकने की चेतावनी दी। बाद की लड़ाई में कर्टिस ने 2 जापानी विमान गिराए और बाकी पर गोलीबारी की, लेकिन वे बिना नुकसान के नहीं बचे। लेफ्टिनेंट लाक्रॉय, जो उनके पायलटों में से एक थे, संघर्ष के दौरान कई हिट लेने के बाद भागने की कोशिश करते हुए समुद्र के ऊपर बेल आउट करने पर मजबूर हुए। कर्टिस ने अपनी एक उड़ान को मस्तांगों पर हमला करने के लिए आधार पर वापस भेजा, जबकि वह और बाकी सहयोगी पीछे रहे, गिरे हुए पायलट को उड़ती नाव द्वारा बचाने की उम्मीद में। फिर उन्होंने हवाई अड्डे पर एक और हमला किया ताकि जापानी उड़ान भरने से डरे। वह आक्रामक हमले कर रहा था। तभी उसने दूरी में एक 2 इंजन वाला विमान देखा जो द्वीप की ओर आ रहा प्रतीत हुआ। विमान की ओर देखकर उन्होंने उस आकृति को पहचाना जिसे वो पहले जापानी एल-2D ट्रांसपोर्ट प्लेन समझ रहे थे, जिसे टैबी कोडनेम से जाना जाता था। कर्टिस जैसे ही नजदीक आया, उसे समझ आया कि यह असल में मशहूर अमेरिकी C-47 स्काई ट्रेन विमान था। अभी भी उस सोच में कि विमान जापानी नियंत्रण में होगा, वरना यह हवाई अड्डे की ओर क्यों आ रहा होता, अमेरिकी चिन्हों के दृश्य पर उस पर क्रोध की लहर उठी। उन्होंने बाद में कहा, उस शैतान जापानी ने हमारी बग्घी ठीक की, लेकिन उसने चिन्ह हटाने की कोशिश भी नहीं की। विमान पास आते ही उन्होंने 317वें ट्रूप कैरियर ग्रुप जंगल स्किपर्स के चिन्ह पहचाने। पायलट अपने लड़ाकुओं के साथ उनके दिखाई देने से बिल्कुल भी परेशान नहीं थे और जल्दी ही समझ गए कि यह उनकी ही ट्रांसपोर्ट है जिसमें अमेरिकी सवार है। अब सवाल यह था कि यह जापानी हवाई अड्डे की ओर क्यों जा रहा था। क्या पायलटों को पता था कि हवाई अड्डा जापानियों के हाथ में है? क्या वे खो गए थे? एक बात निश्चित थी, उसे पता था कि उसे उन्हें चेताना होगा। उन्होंने रेडियो से हवाई जहाज से संपर्क करने का प्रयास किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही C-74 विमान क्षेत्र की ओर उतरने लगा, कर्टिस ने अपना योद्धा विमान उसके सामने फेंक दिया। इससे C-74 को मुड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिर वह पुनः जापानी हवाई पट्टी की ओर बढ़ने लगा, उनके गियर और फ्लैप्स नीचे होते हुए। कर्टिस ने देखा कि C-47 पायलट उतरने के लिए तैयार था। कर्टिस ने उसे रोकने के लिए फिर से आग लगाने का फैसला किया, लेकिन विफल रहा।
अब कर्टिस जापानी गनर्स की पहुंच में था। कर्टिस को एहसास हुआ कि C-47 को रोकने का सिर्फ एक रास्ता बचा था। उसने अपना मस्तांग ट्रांसपोर्ट के पीछे रखा और कुशल निशानेबाजी से दाहिने इंजन में गोली मारी। 20 यार्ड से कम दूरी पर C-47 की पोर्ट साइड पर बदलकर और बचे इंजन को बाहर निकालने से पहले इसे बंद करना। कम समय के कारण C-47 ने पानी में लगभग पूर्ण रूप से छोड़ दिया, तट से करीब 300 गज दूर। ऊपर घूमते हुए उसने देखा कि पायलट और 11 यात्रियों ने जीवन नाव तैनात की, और डर कि वे स्वाभाविक रूप से तट की ओर चले जाएंगे जहां उन्हें पकड़ा जाएगा और संभावना होती है कि उन्हें मार दिया जाएगा। उसने एक नोट लिखा जिसे उसने उनकी स्थिति पर ड्रॉप कर दिया। यह सीधे पढ़ा, जाप से बचने के लिए तट से दूर रहे। जापानी सैनिकों द्वारा निशाना बनाए जाने के बावजूद वे समुद्र की ओर चप्पू मारते रहे। कर्टिस के पास गोला बारूद और ईंधन खत्म होने की कगार पर था, इसलिए वह और उसका विंगमैन बेस पर लौट आए। अगले दिन उसने देखा कि उसके साथी अब भी सोंगसोंग बे में अपनी जीवन नाव में थे और लेफ्टिनेंट लक्रोआ भी उनके साथ थे। कर्टिस ने एक कैटलिना उड़ान नाव को उनकी स्थिति पर मार्गदर्शन दिया और उन्हें बचाते समय आवरण प्रदान किया। जांच में पाया गया कि C-47 उड़ान भरने के लगभग 4 घंटे बाद खराब मौसम में खो गया था। जब उनके ईंधन मापक खाली हो रहा था तो पायलट ने बतान द्वीप पर उतरने की पट्टी को देखा। उन्हें यह नहीं पता था कि यह जापानियों द्वारा कब्जा किया गया था और वहां उतरने की हताशा में कोशिश की। बाद में उन्हें उन यात्रियों की सूची मिली जो बोर्ड पर थे। उनमें से एक को वह पहचानते थे जो नर्स थी, जिनके साथ उन्होंने कुछ दिन पहले डाइनर को गिराने के बाद डेट पर जाने का काम किया था। कर्टिस ने अपने कार्यों में आत्मविश्वास होने के बावजूद अपने ही एक विमान को गिराने के लिए सज्जा की उम्मीद की, लेकिन वह कभी नहीं मिली। इसके बदले उन्हें एक वायु पदक और जनरल जॉर्ज सी द्वारा उनके डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस में ओक क्लस्टर प्रदान किया गया। केनी, दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी वायु सेनाओं के कमांडर, उनकी तेज सोच और निशानेबाजी के लिए। उनकी आधिकारिक किल काउंट 9 है, लेकिन इसने जमीनी दलों को उनके मस्तांग पर 10वें झंडे के रूप में उनकी अनौपचारिक विजय के लिए एक सितारों और धारियों का झंडा जोड़ने से नहीं रोका। कर्टिस युद्ध के अंत तक सक्रिय रहे, लेकिन उन्हें और जीत का श्रेय नहीं मिला। वे ज्यादातर जमीनी हमलों के साथ जापानियों को खदेड़ने के काम में लगे रहे। युद्ध के बाद वह बर्लिन एयरलिफ्ट में शामिल हुए और सैन्य 970 में सहस्त्र दल उपनायक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। लुइस एडवर्ड कर्टिस 985 में फरवरी के 5वें दिन 70 वर्ष की उम्र में चल बसे, और वहां अमेरिकी किल मार्किंग वाले यूएस पायलटों की कहानियां है। कृपया अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के साथ नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और इस वीडियो को पसंद करने और चैनल का समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।